चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीति आयोग की चूंकि बैठक की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में समावेशी विकास को लेकर बात हुई है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तकनीक पर काम करेंगे। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास पर सभी ध्यान दें। 2047 का विकसित भारत राज्यों के विकास से ही संभव है, इसका जिक्र किया गया। तो कल की जो बैठक रही बहुत खास रही। एक तरीके से 2047 का जो रोड मैप है वो यहां पर रखा गया कि कैसे जो लक्ष्य 2047 का रखा गया है उसको हम पूरा कर पाएंगे, उस तक हम पहुंच पाएंगे। इसको लेकर एक बाकायदा रोड मैप तैयार किया गया। तस्वीर उस दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर हुए, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्य को लेकर भी यहां पर अपनी बात रखी। तो दिल्ली के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी ने पीएम मोदी को बधाई भी दी। आपको मालूम है कल नीति आयोग की बैठक में भी सीएम योगी यहां पर शामिल हुए थे और ये तस्वीरें हैं बीते दिन की जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बधाई दिया और इसी के साथ नीति आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसे साझा भी किया। उन्होंने ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित हुआ विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते नजर आए और जो उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नाम जुड़ी उसे लेकर उन्होंने बधाई भी प्रधानमंत्री मोदी को दी है। और वे देखिए एनडीए की बैठक में अमित शाह ने मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का विश्वास हासिल किया। यह देश का स्वर्णिम कालखंड है, इस बात का जिक्र अमित शाह करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश हित को ऊपर रखा। देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि असाधारण है, अमित शाह की ओर से ये तमाम बातें कही जाती हैं। तो एनडीए की बैठक और एनडीए की इसी बैठक में सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, सरकार की नीति क्या है, सरकार की नीयत क्या है, इस पर फोकस किया गया। इसके माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को लंबे कालखंड तक नेतृत्व देकर विकास के हर पैमाने में आगे बढ़ा है। इतना ही नहीं, आपका ये कालखंड देश के इतिहास में स्थिरता के, राजनीतिक स्थिरता के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड नीतियों की सृजन और इसके स्थिर इंप्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड मजबूत रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को इंट्रोड्यूस करने वाले कालखंड के रूप में जाना जाएगा। और आपका ये कालखंड देश के सम्मान के साथ कोई समझौता न करने वाली रक्षा नीति के निर्माण के रूप में भी जाना जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। असम नागालैंड में तेल गैस का विकास। असम नागालैंड और केंद्र के बीच त्रिपक्षीय समझौता। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये समझौता हुआ। नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई उड़ान देना मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक विकास परियोजनाओं की रफ्तार लगातार बढ़ाई जा रही है। आगे बढ़ाते हुए आप देखिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर नजर आए। असम नागालैंड बॉर्डर पर रही और जहां तेल और गैस की खोज के लिए अहम समझौता हुआ है। ये सिर्फ एक एमओयू नहीं बल्कि पूर्वोत्तर को ऊर्जा निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। ये त्रिपक्षीय समझौता अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। इसमें असम नागालैंड सीमा पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों इस समारोह में ये उपस्थित नजर आए थे और इस त्रिपक्षीय समझौते को अमित शाह ने ऐतिहासिक भी बताया। भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है और यहां पर मुख्यमंत्री नागालैंड ने बताया कि ये 6 फील्ड के अलावे भी पूरे नागालैंड में
ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए नागालैंड सरकार सहमत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नागालैंड के मुख्यमंत्री जी का। और आज ये जो रास्ता खुल रहा है वो असम और नागालैंड दोनों के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा राजमार्ग खोलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से खबर आपको बताते हैं। टीएमसी के एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश चिकबराई का टीएमसी से इस्तीफा। अभी तक 3 राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हो चुका है। राज्यसभा में अब टीएमसी के कुल 9 सांसद रह गए। एक के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार झटके लगते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं टीएमसी को। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबारिक ने हाल ही में पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि उधर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी के सुर भी बागी होने लगे हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनमें से एक को चुन ले, और ये कहा है कि वो अभिषेक का अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कल्याण बनर्जी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उससे पहले प्रकाश बारिक ने भी टीएमसी छोड़ दी है। क्या उन्होंने कहा, एक बार आपको सुनना चाहिए। मैंडेट पे देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को मैंडेट नहीं है। गणतांत्रिक देश का गणदेवता अगर चाहता है ये पार्टी को जीता है। क्या ममता से कोई नाराजगी थी? ममता दीदी से कोई नाराजगी? इसी को देखते हुए मैं रिजेक्ट। क्या कोई नाराजगी? और देखिए, बात कहेंगे, बीजेपी ने तीनों राज्यसभा सीटें एमपी में निर्विरोध जीत ली है। एमपी में बीजेपी के तीनों राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट की जीत हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो पहले मध्य प्रदेश में एक था कि थोड़ी सी वहां पर कुछ पेच फंस सकता है, वो पिक्चर क्लियर हो गई। बीजेपी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते हैं, उनको जीत का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। एमपी की 3 राज्यसभा सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई। कांग्रेस के उम्मीदवार, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था वो रद्द हो गया, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने जो उनके ऊपर मामला था उसके बारे में जानकारी नहीं दी, और इस कारण से उनका नामांकन रद्द हो गया। और एमपी की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया गया था, और नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद ये तीनों सीटें एनडीए के खाते में चली गई। आगे बढ़ेंगे। अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ेंगे कल्याण बनर्जी। कल्याण और उनके बेटे नहीं देखेंगे केस। कलकत्ता हाईकोर्ट में अभिषेक के वकील थे कल्याण बनर्जी, और ये अब जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, कल्याण बनर्जी ही अभिषेक बनर्जी का केस लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास अचानक से जानकारी मिलती है कि अब वो केस नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद उनकी नाराजगी भी सामने आती है। और ममता बनर्जी से उन्होंने कहा कि या तो आप अभिषेक को चुन लो या मुझको चुन लो। तो इसके बाद में कल्याण बनर्जी की जो नाराजगी वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब कुल मिलाकर बात यह है कि अभिषेक बनर्जी का केस कल्याण बनर्जी नहीं लड़ेंगे, और इसी पर कल्याण बनर्जी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, और इसी पर उन्होंने ममता को दोनों में से एक को चुनने की बात कही। कल्याण बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं,